हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अपने इसका आज पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसमें अपने दो टॉपिक हैं। जो अपने चैप्टर का नाम है वो स्पेशली इसी से आज अपने एक्सप्लेन करेंगे भी जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होती है ये क्या होती है। तो जो पांचवा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, और जो छठा टॉपिक है वो अपना है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो ये दो टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आपको अच्छे तरीके से समझना है इसको। मैं अपने चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो पहला अपना टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर की अपने को क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो अब देखो, आज जो वीडियो है आपको डार्क मोड में दे रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में लगभग 70-80% जिन्होंने मुझे कहा था कि सर आप डार्क मोड में वीडियो अपलोड किया करो, जिससे यानी अच्छा रहता है पढ़ने में भी। हालांकि मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि जो डार्क मोड है वो अच्छा रहता है, इससे क्या है कि आपकी आंखों पर प्रभाव कम पड़ता है। ठीक है, तो तभी मैं डार्क मोड में इसको बना रहा हूँ आज। फिर तो आपको अच्छे तरीके से वैसे ही, क्योंकि आपको बच्चों पढ़ने से मतलब होना चाहिए। डार्क लाइट होता क्या है वो तो चलो एक अपने मन में होता है कि हाँ डार्क मोड से अपने को ऐसा है या और है, तो मेन आपका फोकस स्टडी पर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो क्या है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, इसको करते हैं स्टार्ट। तो जब पहला इसमें क्या है कि व्हेन वी गिव सम अमाउंट ऑफ चार्ज टू ए बॉडी, then it is given in small amount dq in some steps। यानी कि जब भी आपको क्या करना होता है, किसी बॉडी को चार्ज देना होता है, तो उसको आप क्या करते हो कि स्मॉल अमाउंट में चार्ज देते हो। भी आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, मान लो उसको नेगेटिव चार्ज आपको देने को लिए कह दिया भी आपको इतना नेगेटिव चार्ज देना है, तो ऐसे नहीं भी आप उसको सारा चार्ज इकट्ठा दे दोगे। भी आपको कह दे भी उसको 10 इलेक्ट्रॉन आपने बाहर से देने हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं देते अपने, एक साथ दे भी नहीं सकते। ठीक है ना, पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन अपने क्या करते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन करके देते हैं उसको चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर तीसरा, ऐसे करके उसे क्या करते हैं, चार्ज प्रोवाइड करते हैं। यानी कि छोटी छोटी अमाउंट में और छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में। तो ये डी क्यू अमाउंट, यानी कि डी क्यू करके थोड़ा थोड़ा करके अपने उसको क्या देते हैं, चार्ज देते हैं। तो अब यानी कि जिस बॉडी को चार्ज देना होता है, किसी को चार्ज करना होता है, तो अपने स्मॉल अमाउंट में चार्ज देते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नाउ इफ वी वांट टू गिव सम मोर चार्ज टू ऑब्जेक्ट, देन दिस चार्ज इज रिपेल्ड बाय द चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने मान लो कोई बॉडी है, उस पर पहले कोई चार्ज नहीं है, आपको कह दिया भी आपको 10 इलेक्ट्रॉन इसे देने हैं, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया, तो अब इस बॉडी पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज। अब आपको क्या करना होगा, 10 में से एक गया, 9 इलेक्ट्रॉन रहेगी, तो 9 में से एक इलेक्ट्रॉन आप और लाओ। तो जब आप ये इलेक्ट्रॉन इसे देने लगोगे, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और आपकी बॉडी पर कैसा है, नेगेटिव। तो अब जो बॉडी पर जो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, रिपेल, क्योंकि सेम चार्ज है तो सेम चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो ये उसे क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। अब नेक्स्ट देखो, चलो मान लो अपने को क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, धक्के से इस चार्ज को भेजना पड़ेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो। अब अपने एक तीसरा इलेक्ट्रॉन और ले आते हैं, तो अब जब अपने इस तीसरे इलेक्ट्रॉन को इस बॉडी को देंगे तो क्या होगा, पहले से अब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां पे, तो अब यानी कि जो फोर्स है वो डबल लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने को भी बाहर से फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, पहले के कंपैरिजन में डबल लगाना पड़ेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को आपको इसको अंदर भेजना है तो। मतलब कि जब भी आपको किसी बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करना होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, और एक्सटर्नल फोर्स लगा के चार्ज को जब आप मूव करते हो, तो मतलब क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क भी आपको क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क चार्ज पे करना पड़ता है। तो सीधी सी कहानी ये है कि जब भी अपने किसी बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करना चाहें, तो वो चार्ज प्रोवाइड उसे करने में अपने को एक्सटर्नल क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वही चीज यहां पे मैंने लिखी है कि सो वी हैव टू सम एक्सटर्नल वर्क, सो वी हैव टू डू आना था, यहां पे डू सम एक्सटर्नल वर्क ऑन दिस चार्ज टू गिव टू द ऑब्जेक्ट। यानी कि अपने को क्या करना पड़ेगा, ये चार्ज अगर ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करवाना है तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल ऑफ द ऑब्जेक्ट।
और ये जो वर्क डन होता है ये किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है बॉडी में, या तो पोटेंशियल एनर्जी या उसको पोटेंशियल भी कह देते हैं। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल से रिलेटेड होती है। जब आप यूनिट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो वो पोटेंशियल बन जाता है, क्यू चार्ज के लिए करते हो तो वो Q1 Q2 अपॉन R बन जाता है, वही चीज़ है। तो अपने को मतलब जब भी आप बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करोगे आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन उसमें पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज अपने पास ये निकल के आई कि जब भी किसी बॉडी को चार्ज अपने प्रोवाइड करते हैं तो वो चार्ज उसके पोटेंशियल में इंक्रीज करता है। समझ आया? तो तभी ऊपर वाली कहानी का मतलब यही था, आपको ये समझाना था मकसद उसका कि जो अपने बाहर से चार्ज प्रोवाइड करेंगे, किसी भी बॉडी को चार्ज देंगे, यानी बॉडी को चार्ज करना है आपको, तो आपको चार्ज देना पड़ेगा और चार्ज देने में जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल बन जाएगा बॉडी का। मतलब चार्ज देने से बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब ये वही चीज यहां पे लिखी है कि इट इज क्लियर दैट ऑन गिविंग क्यू चार्ज टू ए कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर को अपने क्या देते हैं, क्यू चार्ज देते हैं। अब अपने कंडक्टर ही लेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो कंडक्टर उसमें ज्यादातर लेते हैं अपने, वैसे तो इंसुलेटर, लेकिन इंसुलेटर इतना काम का नहीं होता। तो कंडक्टर अपने यहाँ पे दिया हुआ तो कंडक्टर ही कि किसी कंडक्टर को क्यू चार्ज देते हैं, देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज इन द सेम रेशियो, यानी कि जो इसका पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाता है, सेम रेशियो में इंक्रीज हो जाता है। मतलब चार्ज ज्यादा दोगे ज्यादा वर्क डन, तो पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा उसका। तो अपने यहां से एक कंक्लूजन ये निकाला कि जब भी किसी बॉडी को चार्ज देते हैं ये उसके पोटेंशियल के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और जब अपने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या आता है अपने पास, इक्वल साइन। तो इक्वल लगाते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के, तो अपने को एक कांस्टेंट लगाना होता है और वो कांस्टेंट यहां पे अपने लगाते हैं कैपिटल सी। ठीक है, कैपिटल सी, और कैपिटल सी को अपने यहां पे क्या बोलेंगे, वेयर सी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की इसको क्या बोल देंगे, कैपेसिटेंस बोल देंगे। समझ आया? यानी कि अपने को क्या किया, जब Q प्रोपोर्शनल टू V को सॉल्व किया तो एक नया कांस्टेंट आ गया, कैपेसिटेंस C। तो अब ये C है क्या चीज, वो अपने को डिफाइन करनी है। C को अपने नाम तो दे दिया, अभी कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर बोल देते हैं इसे। तो वास्तव में एक्चुअल में ये है क्या चीज, फिजिक्स में इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जो कैपेसिटेंस होती है भाई वो वास्तव में क्या चीज होती है। वो देखो क्या होता है कि C का अपने के यहां से क्या निकाले, फॉर्मूला अगर निकालना चाहे तो ये V अपॉन में आ जाएगा इधर Q के, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो जब भी फिजिक्स में कोई डेफिनेशन आपको बनानी होती है तो एक रूल होता है, क्या होता है कि जब जो आपके पास फॉर्मूला है उसमें ओनली एक क्वांटिटी छोड़ो, बाकी सबको क्या कर लो, यूनिट मान लो, यूनिट या एक मान लो, बाकी सबको एक मान के और वो एक क्वांटिटी इसमें पड़ी रहने दो। तो अब अपने क्या करेंगे कि इस V है ना जो नीचे वाला V को अपने क्या करते हैं, मान लेते हैं कि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। जब V इज इक्वल टू 1 वोल्ट है तो C इज इक्वल टू क्या है आपके पास, Q आ जाएगा, C इज इक्वल टू Q आ जाएगा। यानी जब आपने V की वैल्यू 1 वोल्ट रखी तो C आपका Q के इक्वल आ रहा है। तो इससे देखो डेफिनेशन अब इससे कैसे बनाएंगे फिजिक्स में कि कोई भी अगर अपने पास चार्ज कंडक्टर है या बॉडी है तो उसका पोटेंशियल यूनिट इंक्रीज करने के लिए या 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड होती है उसको ही क्या बोल देते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। दोबारा सुनो एक बार कि जो अगर अपने को क्या करना है कि किसी भी चार्ज्ड बॉडी का पोटेंशियल 1 वोल्ट या यूनिट इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज जो चाहिए होती है उसको अपने क्या बोल देते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द दैट कंडक्टिंग बॉडी। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखी है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाय यूनिटी, यानी यूनिटी का मतलब 1 वोल्ट। किसी भी कंडक्टर का अगर आपको पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करना है तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज आपको चाहिए होती है Q, उसे ही अपने क्या बोल देते हैं, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये उसका फिजिकल मीनिंग हो गया कैपेसिटेंस का।
तो कैपेसिटेंस का फिजिकल मीनिंग समझ आ गया भाई, अमाउंट ऑफ चार्ज ही होती है कैपेसिटेंस। बस क्या होता है कि कितनी अमाउंट होती है चार्ज की, कि जिससे जो आपकी कंडक्टिंग बॉडी है उसका पोटेंशियल क्या हो जाए, 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए। उस चार्ज की अमाउंट को ही अपने क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल बोल देते हैं, सॉरी कैपेसिटेंस बोल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि द कैपेसिटेंस, सो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है कि किसी कंडक्टर की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को कितना स्टोर कर पाता है। अब इसको समझो क्या चीज है कि आप देखो आपके पास अगर टैंकी है, एक टैंकी है 1000 लीटर की है, तो उस टैंकी की लिमिट है 1000 लीटर, मतलब आप उसमें 1000 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं भर सकते। ठीक है, तो बिल्कुल वैसी ही लिमिट क्या होती है, एक कंडक्टर की होती है कि आप किसी कंडक्टर को सर्टेन अमाउंट यानी एक फिक्स अमाउंट ही चार्ज की प्रोवाइड कर सकते हो, या आप दूसरे शब्दों में इसको ये बोल सकते हो कि उसका पोटेंशियल एक फिक्स ही हो सकता है, उससे ज़्यादा पोटेंशियल उसका नहीं हो सकता किसी भी चार्ज कंडक्टर का। ठीक है, ऐसे नहीं भी आप किसी कंडक्टर को आप कह दो भी इसको मैं तो 500 गुलाम इसको चार्ज दे दूंगा या 1000 गुलाम दे दूंगा, वो एक फिक्स उसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, उतना चार्ज ही वो ले पाता है और उस कैपेसिटी को ही ये कैपेसिटेंस डिफाइन करता है। कैसे कि अगर मान लो कोई आपके पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर का पोटेंशियल मैक्सिमम 5 वोल्ट हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है, तो आप इस 5 वोल्ट के रिस्पेक्ट क्या होती है, क्यू की एक फिक्स अमाउंट होती है भी, आप इतना चार्ज ही उसे दे सकते हो। अब 1 वोल्ट इसका पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज चाहिए होगा आपको, वो चार्ज की अमाउंट इसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस बोल देंगे इसका C। ठीक है, तो इस C का क्या है, C यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। मतलब आपका C जितना ज्यादा होगा वो वाला कंडक्टर उतना ही ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएगा। अब कैसे कर पाएगा, अब देखो मान लो कि एक चार्ज है आपके पास C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V होता है। अब आपको एक बॉडी का दे दिया कि एक बॉडी है, उसका जो ये वाला V है वो 5 वोल्ट है और ये कितना है 50, क्या हो जाएगा 50 कूलाम चार्ज ये क्या कर सकती है, यानी कि इसमें स्टोर हो सकता है 50 कूलाम चार्ज। तो जो इसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी वो 10 आ जाएगी। अब एक दूसरी बॉडी आपको कहना भी इसका 10 वोल्ट क्या है पोटेंशियल है और ये लगभग आपको कितना है 200 कूलम तक का ये चार्ज क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो अब अगर मैं यहां से कैंसिल आउट करूं तो आपके पास 20 आ जाएगा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस देखो, जब आपने क्या था फर्स्ट कंडीशन में चार्ज आपके पास 50 कूलम था और सेकंड कंडीशन में चार्ज आपके पास 200 कूलम था। तो कैपेसिटेंस अपने को ये बताता है कि जो आपका कंडक्टर है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कितनी एबिलिटी है उसका चार्ज स्टोर करने की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे ये है, इसका अगर अपने ग्राफ बनाएं तो देखो Q और V में अगर ग्राफ खींचे तो Q और V प्रोपोर्शनल है। और इस ग्राफ से बच्चों याद रखो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। कैसे कि देखो Q और V प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ है, ये वाला जो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन Q इज प्रोपोर्शनल टू V का ग्राफ है। तो अब देखो, अब अगर इस ग्राफ के लिए अपने को कोई पॉइंट दे दें ग्राफ पे भी, ये एक पॉइंट है, इसके लिए जो चार्ज की वैल्यू है इस पॉइंट के लिए Q है। ठीक है, और जो इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू है इतनी, इस पॉइंट के लिए वो कितनी है, V है। तो अब अपने क्या करें कि अगर इस चार्ज ग्राफ के लिए tan थीटा की वैल्यू निकालें तो वो tan थीटा अगर अपने इसको ट्राइंगल बना दें, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस इधर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी थीटा के सामने वाली जो साइड होगी और नीचे वाला बेस। तो क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो Q अपॉन V आ जाएगा। और आपको पता है Q अपॉन V क्या होता है, C होता है। तो tan थीटा को अपने मैथमेटिकल क्या कह देते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ कह देते हैं। भी इस ग्राफ की क्या है, ये स्लोप है। तो आपको एक चीज यहां से ये पता लगी कि QV जो ग्राफ होता है, यानी Q और V के बिटवीन जो अपने ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ की जो स्लोप होती है, मतलब tan थीटा की वैल्यू होती है, वो चार्ज जो आपका कंडक्टर है उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस के इक्वल आती है। दोबारा सुन लो
कि क्यूवी ग्राफ अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी भी कंडक्टर के लिए बनाया है तो उस जो ग्राफ की tan थीटा की वैल्यू है या स्लोप ऑफ ग्राफ है वो किसकी इक्वल होती है, कैपेसिटेंस की इक्वल होती है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये पूछ लेते हैं कि आपको एक ग्राफ दे देंगे, उस ग्राफ में आपको वैल्यू दे देंगे भी जो चार्ज की वैल्यू है वो 10 कूलम है और जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 2 वोल्ट है, तो इसकी कैपेसिटेंस निकालो। तो ग्राफ से कैपेसिटेंस कैसे निकालनी है आपको, बस इसका क्या कर देना, 10/2 कर देना है, तो 5 क्या आ जाएगी आपके पास, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ग्राफ से अपने क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेन चीज इसमें यही है कि स्लोप ऑफ क्यूवी ग्राफ रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। समझ आया। अब जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है जहां पे बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, ठीक है ना, और आप भी होगे क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज गिवन टू इट और इंक्रीज इन पोटेंशियल। अब इसका मतलब क्या है कि देखो ये कहने का इसका ये मतलब है भी C इज इक्वल टू होता तो Q अपॉन V है, होता है ना Q अपॉन V, ऊपर आपने पढ़ा अभी। लेकिन ये लाइन कह रही है कि ना ही तो ये C की वैल्यू है चार्ज पर डिपेंड करती है और ना ही पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, C की वैल्यू किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आप सोचोगे भी सर जब फॉर्मूले में C के फॉर्मूला है उसमें Q और V दोनों आ रहे हैं तो डिपेंड क्यों नहीं करती, फॉर्मूले वाली वैल्यूज तो डिपेंड करती होती हैं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई जब Q और V दोनों ही C के फॉर्मूले में आ रहे हैं और ऊपर से आप ये कह रहे हो भी Q की वैल्यू भी नहीं डिपेंड कर रही, Q पर भी नहीं डिपेंड करती C की वैल्यू और V पर भी नहीं डिपेंड करती, तो फिर ये चक्कर क्या हुआ। अब आप ये देखो एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूं, मुझे उम्मीद आपको इस एक्सप्लेनेशन से समझ आ जाएगा। भाई आपने एक ऊपर जो रिलेशन पढ़ा था जहां से कैपेसिटेंस की स्टार्टिंग हुई थी वो था Q इज प्रोपोर्शनल टू V, ये पढ़ा था, इसको दिमाग में रखो। अब देखो अगर आप किसी कोई कंडक्टर ले लो, आप कोई भी आपके पास कंडक्टर हो सकता है, उस कंडक्टर को जब आप क्या करते हो 10 कूलम का चार्ज दे देते हो, ठीक है, तो उसका जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट हो जाता है, 5 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। अब आपने चार्ज की वैल्यू डबल कर दी, 20 कूलम चार्ज कर दिया, उसको दे दिया, तो अब मुझे बताओ पोटेंशियल बढ़ेगा ना, इंक्रीज होगा ना पोटेंशियल, क्यों होगा, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल जो होता है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसको डबल करते हो तो ये वाली वैल्यू भी तो डबल होगी। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब यही होता है कि एक वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है तो दूसरी होगी, एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो गई, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जब आप इस पे क्या कर रहे हो, चार्ज की वैल्यू डबल कर दी, अब आपने तो डबल कर दी तो आप पोटेंशियल की वैल्यू भी यहां पे कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 10 वोल्ट हो जाएगी। अब आपको मैं कह दूं बच्चों कि आप ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है पोटेंशियल की, तो दोनों ही कंडीशन में, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। तो आप पता है क्या करोगे, आप कहोगे सर C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो पहली कंडीशन में कितनी आ रही है, 2 आ रही है, दूसरी कंडीशन में कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो बताओ वैल्यू चेंज हो रही है। अब इसी चार्ज को अगर मैं क्या कर देता हूं, यहां पे 20 से 40 कूलम कर देता हूं, 40 कूलम कर देता हूं, तो ये वाली वैल्यू अब देखो, अब ऊपर वाली की डबल हो रही है ये वाली वैल्यू चार्ज की वैल्यू, तो इधर भी पोटेंशियल की वैल्यू ऊपर वाली की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, मतलब जो आपका पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 40/20 इज इक्वल टू 2। तो कैपेसिटेंस हर कंडीशन में क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो समझ आया। तो ऐसा हो क्यों रहा है वास्तव में, आप ये सोच सकते हो क्या भी एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है बच्चों, हो इसलिए रहा है कि अगर तो ये Q और V एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो, मतलब Q और V में कोई रिलेशन ही ना हो, Q अपना अलग है और V अपना अलग है, वो Q अलग तरीके से C के साथ डील कर रहा है और V अलग तरीके के साथ डील कर रहा है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन Q और V में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, फिर तो आप कह सकते थे भी इन पर डिपेंड करता है। लेकिन अब जैसे ही आप ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज करते हो नीचे वाली ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है, Q की वैल्यू जैसे इंक्रीज करोगे नीचे वाली भी इंक्रीज हो जाएगी। तो C जो आपका है वो दोनों का रेशियो आ रहा है, तो जब रेशियो में दोनों वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगी तो रेशियो इनका वो ही रहेगा।
यहाँ पे सबसे बड़ी ये चीज है कि Q और V भी एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अगर ये ना करें फिर हो सकता है कि Q पर अलग तरीके से डिपेंड करता हो, C और V पर अलग तरीके से। तो तभी जो यहाँ पे लाइन लिखी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी और बच्चों को कंफ्यूजन इसी में होता है, आपको भी हो सकता है, तो आपको क्लियर होगी मुझे लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भी, जब आपने कह दिया भी जब इसका फॉर्मूला कैपेसिटेंस का C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो कैपेसिटेंस ना ही तो Q पर डिपेंड कर रही है ना ही V पर डिपेंड कर रही है, तो करती किस पे है डिपेंड, तो करती किस पे है वो देखो। पहले नंबर पर जो है कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन, ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, यानी जो आप कंडक्टर ले रहे हो उसके शेप कैसी है और उसका साइज कितना है, छोटा है या बड़ा साइज है। शेप मतलब वो स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है या कैसा है आपका, उस चीज पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड। भाई जो आपने कंडक्टर ले रखा है, मान लो कोई भी आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है कंडक्टर, उसके आसपास कोई और कंडक्टर तो प्रेजेंट नहीं है या और कोई कंडक्टर तो नहीं पड़ा हुआ, उस चीज पर भी डिपेंड करता है। भी अगर तो आपने क्या है कि ओनली एक ही कंडक्टर लिया हुआ है तो इसकी कैपेसिटेंस अलग होगी, लेकिन अगर इसके नजदीक कोई और कंडक्टर रख दिया तो अब इसकी ऊपर वाले की जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाएगी। अब चेंज क्यों होगी, इन सब के क्यों के आंसर आपको आगे मिलने वाले हैं। और तीसरा है नेचर ऑफ मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर। तीसरा है कि जो उस कंडक्टर के चारों तरफ मीडियम प्रेजेंट है उस पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अब आप कह दोगे भी सर आपने थ्योरेटिकली तो इसको बता दिया भी इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब अगर अपने थ्योरेटिकली उस चीज़ को बोल दिया तो मैथमेटिकली भी वो चीज़ प्रूव होनी चाहिए ना, फिर ही सही माना जाएगा उसे। तो अब थ्योरेटिकली आप इसको याद रखो, मैथमेटिकली अभी अपने करेंगे इसको। अभी सारी चीजें तीनों की तीनों पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ पे भी, जो आपका ये तीनों चीजों पर डिपेंड करता कैसे है, मैथमेटिकली प्रूव करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो अब उससे पहले अपने इसको प्रूव करने से पहले अपने पढ़ते हैं इसकी यूनिट और डायमेंशन। ये पढ़ लो आप जो कैपेसिटेंस है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो Q की यूनिट क्या होती है आपके पास, वोल्ट होती है, और Q की कूलम्ब होती है और V की क्या होती है, वोल्ट होती है। तो कूलम्ब अपॉन वोल्ट, तो इसको अपने नया नाम दे देते हैं और इसको कह देते हैं फैरड। यानी कि जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है इसका जो यूनिट है वो क्या होती है, फैरड, और इसको कैपिटल F से लिखेंगे अपने। ठीक है, कैपिटल F वैसे फोर्स को लिखते हैं लेकिन यूनिट के रूप में कैपिटल F कभी नहीं आया, तो कैपिटल F अगर आपको लिखा मिल जाए तो मतलब वो कैपेसिटेंस दी हुई है आपको, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरड। तो वही चीज यहाँ लिखी है कि सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज फैरड, फैरड होती है इसकी यूनिट। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है पॉइंट आपको कि फैरड इज ए वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटेंस की जो फैरड यूनिट है ना, ओनली फैरड आप कहते हो, वो क्या है, बहुत ही लार्ज यूनिट है। अब लार्ज यूनिट कैसी है वो भी अपने आज एक एग्जांपल करेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा। सो वी यूज स्मॉल यूनिट्स लाइक, आपको कैपेसिटेंस में फैरड सीधा कभी नहीं मिलेगा, आपको क्या लिखा मिलेगा, 1 mF लिखा मिल सकता है। mF का मतलब मिली फैरड, तो उसको आपको मैथमेटिकली लिखना होगा 10⁻³ फैरड। म्यू फैरड लिखा आ गया तो ये माइक्रो फैरड इसे बोल देते हैं, और ये 10⁻6 फैरड होता है। फिर अगर नैनो फैरड आ गया तो 10⁻9, और लास्ट में पिको फैरड आ गया तो आपको क्या मिल जाएगा, 10⁻12 फैरड। तो जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो माइक्रो फैरड होता है या फिर पिको फैरड होता है। ठीक है, आपको ज़्यादातर माइक्रो फैरड ही लिखा हुआ मिलेगा जो कैपेसिटेंस की यूनिट होगी। अब नेक्स्ट देखो, इसमें डायमेंशन निकालते हैं अपने। डायमेंशन क्या आ जाएगी कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब देखो Q की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है, Q चार्ज होता है, Q इज इक्वल टू IT A1T1, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे हो ये वाली डायमेंशन आप। अब नीचे आता है V। अगर आपको V की यूनिट नहीं पता तो V को अपने लिख सकते हैं W अपॉन Q, क्योंकि W इज इक्वल टू आपने पढ़ा था QV होता है, W इज इक्वल टू QV आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है। तो V इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, W अपॉन Q आ जाएगा। तो अब इसको W अपॉन Q लिखा। तो अब ऊपर आप यूनिट पुट कर दो। अब W वर्क की यूनिट आपने पिछले साल से पढ़ रहे हो 11th क्लास से, M1L2T-2, और नीचे Q की A1T1 और एक ऊपर पड़ी है, तो ये वाली यूनिट ऊपर चली जाएगी। और इसको आप सारे को सॉल्व करना है, इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हो। जो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास M-1, L-2, T4 और A2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी।
अब नेक्स्ट आता है आपके पास जो टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। भी आपको एक स्फीयर दिया हुआ है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और उसको आपको आइसोलेटेड, यहां पे एक वर्ड आ रहा है आइसोलेटेड, इसका क्या मतलब है? ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर तो आपको दिया ही हुआ है, ये होलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, कोई मर्जी हो। तो आपको पता है कि जब भी चाहे होलो हो चाहे आपके पास सॉलिड हो, उसको जब भी चार्ज देंगे उसकी सरफेस पर ही रहेगा, और इसकी रेडियस अपने कितनी मान ली, कैपिटल आर मान ली। अब एक वर्ड जो इस टॉपिक में आ रहा है वो आ रहा है आइसोलेटेड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आइसोलेटेड अपने यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आपको। कारण क्या है कि अगर आपने आइसोलेटेड मेंशन नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि इसके आसपास कोई और चार्ज कंडक्टर पड़ा हो, और वो पड़ा होगा तो तब इसकी कैपेसिटेंस आपके पास सही नहीं आएगी जो आप एक्चुअल निकालना चाहते हो। तो अपने ये मानना हुआ है कि इसके पास कोई भी अदर कंडक्टर नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, नहीं पड़ा हुआ तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, आइसोलेट। वैसे कोरोना के टाइम में ये आइसोलेट वर्ड खूब चला है इस बार, कि उसको आइसोलेट कर दिया, मतलब दुनिया से अलग कर दिया उसको। ठीक है, वो बाहर से उसका कोई लिंक नहीं है। तो यहां पे आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब क्या है भी, आपका जो स्फीयर है उसके आसपास और कुछ नहीं है, बिल्कुल अलग उसको कर दिया आपने। समझ आया? तो इसी टॉपिक में अपने जो ऊपर 3 पॉइंट थे, ये तीनों पॉइंट भी इसमें क्लियर हो जाएंगे आपके, भाई ऐसा क्यों होता है। तो अपने स्टार्ट करते हैं इसको। देखो कि लेट वी हैव ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस कैपिटल आर, वही कहानी जो लिखते हैं अपने हर एक डेरिवेशन में। नाउ क्यू चार्ज इज गिवन टू इट एंड इट्स पोटेंशियल इज वी, यानी जो इसका पोटेंशियल है क्यू चार्ज देने पर वी हो जाता है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि स्फेरिकल अगर आपके पास कंडक्टर है तो उसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये आप थर्ड चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब आपको पता है कि कैपेसिटेंस क्या होती है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होती है। तो क्यू अपॉन वी होती है, तो ये वाली V की वैल्यू आप क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट की तो देखो आपके पास क्या आ गया, ये वाला ऊपर वाले Q से ये वाला Q क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया जब आपके पास Q, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ये वाला R कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एक बार यहाँ पर काट के दोबारा बता देता हूँ आपको कि Q से तो ये वाला Q कैंसिल हो गया, और ये वाला R जो नीचे पड़ा है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा R अपॉन K, और ये वाला जो K होता है, इस K की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1 अपॉन में क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है। तो अगर इसकी फॉर्म में अपन लिखना चाहें तो देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ और K को इधर ले आओ, तो 1/K की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाती है आपके पास। तो जो आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो जनरली अपने ज़्यादातर यही फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में पता क्या है कि 4 तो पड़ी है, पाई की वैल्यू पर पुट करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू पुट, तो उससे क्या है कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। तो इसलिए अपने डायरेक्ट K की वैल्यू 9 × 10⁹ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहां से देखो पहला पॉइंट आपका क्लियर होने जा रहा है। अगर मैं इस जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसके लिए फॉर्मूला देखूं तो जो कैपेसिटेंस है वो इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ रही है। तो अब 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो C इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कैपेसिटेंस है वो स्फीयर की रेडियस के प्रोपोर्शनल है। मतलब स्फीयर बड़ा है तो ज्यादा कैपेसिटेंस, स्फीयर छोटा है तो कम कैपेसिटेंस। तो आपको एक चीज यहां से ये क्लियर हो गई है कि जो अपने पास पहला पॉइंट था कि जो कैपेसिटेंस है वो शेप और साइज पर डिपेंड करती है, शेप पर डिपेंड भी करती है, वो अभी आगे आएगा जब अपने क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल के लिए फॉर्मूला निकालेंगे कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए, अब ये स्फेरिकल था तो वहां फॉर्मूला अलग आएगा। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि शेप और साइज पर डिपेंड करती है। कैसे, R पर डिपेंड कर रही है, मतलब जो साइज पर है उस पर डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट अपने पॉइंट लिखने जा रहे हैं वो क्या है कि इफ स्फीयर इज प्लेस्ड इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, अगर आपने स्फीयर को किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में क्या कर रखा है, प्लेस कर रखा है, तो अब आपको देखो जब ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला तब है
जब आपने उसको वैक्यूम में रख रखा है, मतलब किसी मीडियम में उसको नहीं प्लेस किया हुआ जो आपने कंडक्टर ले रखा है। तो अब मीडियम के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो सी मीडियम आ जाएगा और यहाँ 4/ε0 की जगह एप्सिलॉन मीडियम आ जाएगा और इनटू आर। लेकिन अपने जानते हैं कि जो एप्सिलॉन मीडियम है वो एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है। अब अगर आपको ये चीज नहीं पता तो फर्स्ट चैप्टर से वीडियो देख के इसको अच्छे तरीके से याद कर लो, क्योंकि यही नहीं ये आगे बहुत जगह काम आएगी। ठीक है, एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है। तो अब इसके इक्वल होता है तो अब इसमें देखो एक चीज कॉमन आ रही है कि 4πε0 और ये आर, ये क्या था, आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू थी ये वाली जब आपका कंडक्टर क्या है वैक्यूम में पड़ा हुआ है। तो सी मीडियम इज इक्वल टू सी इंटू एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास वैल्यू आ रही है कैपेसिटेंस की मीडियम में प्लेस करने से वो वैक्यूम वाले की एप्सिलॉन आर टाइम्स आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अपने किसी मीडियम में प्लेस करेंगे कंडक्टर को तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो अब आपको एक चीज यहां पे ये भी क्लियर होगी कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो नेचर ऑफ मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर पर डिपेंड करती है। यानी कि मीडियम चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। फिर तीसरा पॉइंट देखो, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड। अब अगर मैं देखो मान लो कि यहां पे एक चीज आप ये देखो कि यहां पे इस पर क्यू चार्ज है, ठीक है। अब बिल्कुल इसके नजदीक मैं क्या करता हूं, एक कंडक्टर रखता हूं और इस कंडक्टर पे -q/2 चार्ज है, -q/2 चार्ज है। अब मान लो कि इसके कारण देखो इसके सरफेस पे आपने ये पहला कंडक्टर लिया है तो इसके कारण जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, KQ/R आ जाएगा, KQ/R आ जाएगा। अब अगर दूसरा आपने -q/2 चार्ज इसको दे दिया तो अब दूसरा भी इसके बिल्कुल पास में पड़ा हुआ है, मान लो बिल्कुल पास में यहाँ पे कंडक्टर आपका पड़ा हुआ है दूसरा, तो अब दूसरे का भी पोटेंशियल आएगा। एक मिनट आप ये देखो कि जो इसके सरफेस पे कंडक्टर है जब ये आइसोलेट है बिल्कुल, तो जब ये आपका कंडक्टर क्या है बिल्कुल आइसोलेट आपने रखा हुआ है तो इस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो V = KQ/R आ रही है, KQ क्या आ रही है, R। अब आपने यहाँ पे एक और कंडक्टर रख दिया जिसपे चार्ज कितना है आपके पास, -q/2 चार्ज है, -q/2 चार्ज है। तो अब इसके कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसके कारण हो जाएगा -KQ/2R, ये हो जाएगा ना। इसके कारण पोटेंशियल अगर दूसरा आपने कोई कंडक्टर ऐसा रख दिया तो उसके कारण हो जाएगा। अब किसी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल क्या होता है, इन दोनों पोटेंशियल के सम के इक्वल आएगा, तो KQ/R और दूसरे जो चार्जर कंडक्टर के कारण है उसके कारण -KQ/2R। तो अब यहाँ पे जो इन दोनों को माइनस करोगे तो V की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, KQ/2R आ जाएगी। तो पहले जो पोटेंशियल आपका ओनली KQ/R आ रहा था अब वो आधा हो गया, मतलब कि दूसरा जब कंडक्टर प्लेस करेंगे तो उसके खुद के चार्ज के कारण भी पोटेंशियल होगा, तो मतलब वो पोटेंशियल को क्या कर देगा, यहां पे इफेक्ट कर देगा, पोटेंशियल पर इफेक्ट डालेगा, पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज करेगा। तो पोटेंशियल पर ही तो ये क्या है, पोटेंशियल से ही क्या होता है आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाती है। अब यहां पे आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था पोटेंशियल से चेंज नहीं होती है, पोटेंशियल पर तो डिपेंड नहीं करती है। अब देखो चार्ज तो क्यू ही है, चार्ज आपके पास इस कंडक्टर पर क्यू ही है, लेकिन पोटेंशियल दूसरे कंडक्टर के चार्ज के कारण आ रहा है ना। आपको तो इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालनी है तो इस पर चार्ज देखना पड़ेगा। तो लेकिन जो दूसरा कंडक्टर जब पास आ गया तो उसके चार्ज के कारण पोटेंशियल तो आ रहा है, तो अपने को पता है कि जो नेट पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पे वो अलग अलग पोटेंशियल के सम के इक्वल आता है। तो मतलब यहाँ पे अदर चार्ज आने से पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। समझ आया? तो आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल मिक्स ही होगा, मैंने ग्रीन पेन से लिखा था वैसे तो, चलो यहाँ पे एक गोला लगा देता हूँ मैं। क्या है एग्जांपल आपके पास कि कंसीडरिंग अर्थ टू बी ए स्फेरिकल कंडक्टर कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस, यानी अर्थ को आपको क्या करना है, अर्थ को ऐसे मानना है भी अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इसकी कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करनी है। आपको दिया हुआ है कि अर्थ की रेडियस है वो इतनी है आपके पास, ठीक है।
तो इतनी है। तो अपने जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर होती है वो कितनी होती है, C इज इक्वल टू 4πε0r या R अपॉन K की इक्वल होती है। तो अब R की वैल्यू अर्थ के लिए आपको ये दी हुई है और K की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9। 6.4 का पॉइंट हटाया तो नीचे 10 लगा और 9 को 64 से अपने जब डिवाइड किया तो 7.11 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। और इसको अपने देखो थोड़ा सा चेंज करके लिख देंगे कि 711 इंटू 10 की पावर -6 फैरड और ये 711 म्यू फैरड। तो अब एक चीज़ यहाँ से देखो ये क्लियर हो रही है कि अर्थ कितनी बड़ी है, अर्थ की इतनी बड़ी रेडियस है, तो अर्थ के जितना बड़ा आप कंडक्टर ले लोगे अगर, तो उसका पोटेंशियल अगर आपको 1 वोल्ट इंक्रीज करना है तो आपको कितना चार्ज चाहिए, म्यू फैरड में चाहिए। तो इससे ये चीज क्लियर होती है कि जो आपके पास फैरड यूनिट है ना चार्ज की, सॉरी कैपेसिटेंस की, वो बहुत ही बड़ी यूनिट है, क्योंकि अर्थ जितने कंडक्टर के लिए भी जो आपके पास चार्ज है वो आपको म्यू में चाहिए। तो म्यू में चाहिए तो मतलब क्या है कि जब अर्थ से इतना बड़ी, अर्थ से बड़ी चीज़ अपने कल्पना नहीं कर सकते, मान ही नहीं सकते, क्योंकि अपने डेली लाइफ में तो छोटी छोटी होती हैं। तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो म्यू फैरड, नैनो फैरड, पिको फैरड इसी में मेजर करते हैं। फैरड में तो अपने अर्थ की भी नहीं आ रही डायरेक्ट, अर्थ की भी म्यू फैरड में आ रही है। तो इस कारण क्या है, ऊपर जो लाइन लिखी थी कि जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होता है, कैपेसिटेंस का जो फैरड है यूनिट वो एक बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका आज की वीडियो, इसमें अपने डिस्कस किया कैपेसिटेंस क्या होती है। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा, और अगर आपको डार्क मोड पसंद है तो मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगा। और दूसरी चीज़, आप मुझे कमेंट जरूर किया करो वीडियोस पर। अब कमेंट आपके काफ़ी आने भी लगे हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या है, आपके कमेंट करने से कुछ नहीं जाता, लेकिन उससे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को वाकई समझ आ रहा है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो आप इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको कंप्लीट मैं सिलेबस करवाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।